नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। इस वीडियो हम बात करेंगे RT 2009 में कुछ संशोधन हुए हैं, तो उन संशोधन को कहा गया RT 2024। उनका संशोधन रूप है, मतलब RT नया तो नहीं बना, RT तो एक अधिनियम है जो बन गया। उसके बारे में हम थोड़ी समझेंगे, उसके की पॉइंट समझेंगे कि RT 2009 क्या था। और 86वां संशोधन हुआ था जो 2002 में हुआ था, वो अलग है, संशोधन अलग है और RT का अधिनियम अलग है। तो इनके बारे में बात करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है और इनको क्यों हमारे संविधान में लाया गया है, पहले इनकी क्या स्थिति उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि अभी सूचना क्या है। तो देखो क्या हुआ है कि पहले 5वीं और 8वीं के बच्चों को क्या हुआ था कि शिक्षक को प्रमोट करना पड़ता था या आगे बढ़ाना पड़ता था। अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में फेल हो जाता है तब भी हम उसको आगे बढ़ा देते थे या पास कर देते थे। अब लेकिन केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी थी। नो डिटेंशन का मतलब होता है कि आपको आगे बढ़ाना है, तो उसको ख़त्म कर दी है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको हमको फेल करना पड़ेगा या फेल हम कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा फेल भी है तभी हम उसको प्रमोट कर देते थे। कम से कम बच्चे के पास प्राइमरी की शिक्षा हो के इतना तो उसके पास मार्कशीट हो, कक्षा 8 तक की उसने परीक्षा पास कर ली है। लेकिन अब क्या कर दिया है कि इसको ख़त्म कर दिया है। अब क्या है, केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत 5वीं और 8वीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अब उनको प्रमोट नहीं करेंगे। उनको क्या करेंगे कि अगर फेल हो जाता है तो उनको उसी क्लास में रोक लेंगे। अब इसके तहत क्या होगा कि शिक्षक के पास ये हक है कि अब वो क्या करेगा कि उसको 2 महीने के बाद, जैसे अगर वो फेल हो गया है तो अब उसको कुछ शिक्षा दे के 2 महीने के बाद उसका पुनः पेपर करा लेंगे। अगर वो उस पेपर में पास हो जाता है तब तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर वो उस पेपर में भी पास नहीं होता है तब उसको क्या करेंगे, उसी क्लास में रोक लेंगे। तो मतलब उसको एक मौका और देना है। एक बात कहेंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम की तरह होंगे कि उसको एक मौका दे देंगे कि अगर आप पास कर लीजिए, पास कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी नहीं है कि आप पास हों ही, मतलब। लेकिन एक बात इसमें और कही गई है कि छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पास नहीं हो पा रहा है 2 साल 3 साल कितने भी साल अगर वो पढ़ता रहे, जब तक वो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। आप उसको जब तक वो प्राइमरी और मिडिल कक्षा 1 से 8 तक की जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक आप उसको स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकते हैं। आपको अगर आप उसको फेल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एक क्लास में वो कई सालों तक पढ़ सकता है, लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अभी क्या हुआ है कि 2019 में इसका संशोधन रूप आया था। अब देखो एक बात बता दें कि शिक्षा राज्य सूची का विषय है। हमारे जो संविधान में है अनुसूचियाँ बटी हुई हैं, तो उसमें जो 7वीं अनुसूची दी हुई है उसमें कहा गया है, उसमें कुछ विषय बांटे गए हैं। कुछ केंद्र के अलग, जिन पर केंद्र कानून बनाएगा उनको केंद्र सूची के विषय कहते हैं। कुछ पर राज्य कानून बनाएगा, जिन पर जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर राज्य कानून बनाएगा। और कुछ समवर्ती सूची के विषय हैं जिनमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो जो शिक्षा है हमारी वो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। पहले ये शिक्षा होती थी राज्य सूची का विषय, अब इसको संघ सूची में समवर्ती सूची में डाल देगा। समवर्ती सूची का मतलब होता है दोनों कानून बना सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो अब क्या दोनों कानून बना सकते हैं। तो पहले 2019 में जो संशोधन हुआ था उसमें कह दिया गया था कि अगर कोई बच्चे इस प्रकार की पॉलिसी अगर कोई राज्य लाना चाहे तो वो ला सकता है कि उस क्लास को रोक सकता है। तो इससे पहले जो अभी 2024 में संशोधन हुआ है, इससे पहले ही अधिकांश राज्यों ने, जिसमें से 16 राज्यों ने प्रमुख रूप से अपने राज्य में डिटेंशन पॉलिसी ला दी थी। नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया था कि अब बच्चे को वो रोक सकते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने, क्योंकि कुछ केंद्र सरकार के भी विद्यालय होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, EMRS विद्यालय हो गए, या DSSB भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, दिल्ली वाले विद्यालय, तो उनमें भी ये लागू होता है। तो अब इनके तहत पूरे लगभग करीब 3000 विद्यालयों से पूरी पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है। अब केंद्र सरकार ने लागू कर दी है कि अब अगर कोई होगा तो बच्चा उस क्लास में उसको रोक लिया जाएगा, उसको फेल कर दिया जाएगा, उसको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले शिक्षकों पर दबाव रहता था कि नहीं हमको पास तो करना ही पड़ेगा, तो पास करने का एक प्रकार से मेंटली दबाव रहता था कि नहीं हम इसको पास करेंगे। तो आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि ये वाले हमारे 2024 में बदलाव हुए हैं। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या ये RT 2009 क्या था, कैसे आई, और इसके थोड़ी इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। और 86वां संविधान संशोधन क्या था। देखो क्या था कि पहले से जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो उसमें क्या हुआ कि 7 मौलिक अधिकार डाले गए। उसमें से एक संपत्ति का अधिकार था जिसको बाद में हटा दिया गया था। बाद में 6 हमारे मौलिक अधिकार बचे। लेकिन किसी भी मौलिक अधिकार में शिक्षा को
हमारा अधिकार नहीं बताया गया कि हमारे मौलिक अधिकार है, मूल रूप से अधिकार है, हमको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसको डीपीएसपी में डाला गया कि अगर राज्य चाहे, डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में दिए हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो अगर उनके पास व्यवस्था होती है तो वो इन शर्तों को पूरा करेंगे। मतलब जो डीपीएसपी में जितनी शर्तें लिखी हुई हैं वो इसलिए लिखी गई हैं कि अगर राज्य के पास व्यवस्था हो, जिस राज्य के पास, जैसे महाराष्ट्र के पास है तो महाराष्ट्र उन नियमों को लागू कर सकता है करना चाहे तो डीपीएसपी में निर्देश दिए गए हैं, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर वो इस प्रकार की व्यवस्था हो तो कर सकते हैं। तो इसको डीपीएसपी में डाला गया, लेकिन इसको कोई अधिकार नहीं बनाया गया। अधिकार का मतलब होता है कि कंपलसरी है, इसको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए फिर क्या गया, कहा गया, देखो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी एनी बेसेंट ने इस प्रकार की मांगें रखी थी। 1925 के अंतर्गत उन्होंने एक अपना नियम पेश किया था अंग्रेज सरकार के, मतलब भारत में अंग्रेज सरकार चलाती थी तो अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत की थी अपनी मांगें। उनमें कुछ स्वतंत्रता से संबंधित मांगें थी, जिसमें शिक्षा की स्वतंत्रता भी कही गई थी कि हमें शिक्षा के अंतर्गत भी स्वतंत्र होना है और शिक्षा को हमको कंपलसरी और फ्री करिए, कम से कम प्राथमिक स्तर पर तो करिए। इस प्रकार की मांग उन्होंने एनी बेसेंट ने उठाई थी आज़ादी के पहले, लेकिन आज़ादी के बाद भी इस प्रकार की मांगें उठती नहीं, पर इसको मौलिक अधिकार नहीं दिया गया, मूल अधिकार में इसको शामिल नहीं किया गया। इसको शामिल किया गया हमारे डीपीएसपी में। तो अब ये व्यवस्था करनी थी कि कम से कम इसको मौलिक अधिकार का रूप दे दिया जाए, क्योंकि शिक्षा की स्थिति बिल्कुल ख़राब होती जा रही थी। उससे पहले नई शिक्षा नीतियाँ आई हैं, 1986 की शिक्षा नीति आई, उसके 1992 में उसको संशोधन किया गया। उससे पहले की जो 68 में शिक्षा नीति आई थी और विभिन्न शिक्षा आयोग का भी गठन किया गया। तो ये गठन इसलिए किया जाता था शिक्षा आयोग का कि जिससे पता चलता रहे कि स्थिति क्या है देश में। तो उनको करने के लिए फिर क्या आया कि अब इस प्रकार की मांगें उठी कि कम से कम शिक्षा को मूल अधिकार में डाल दिया जाए। तो इसके तहत क्या होगा कि बच्चों को फ्री शिक्षा मिलने लगी, कम से कम फ्री शिक्षा दिए जाए। उस समय तक क्या था, पुराने समय तक कि भारत इस कंडीशन में नहीं था कि पूरे भारत को एक साथ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो फिर इसके लिए क्या किया गया कि बस 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय एक विधेयक पास किया गया, 86वां संशोधन 2002। उस समय क्या कहा गया कि शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया जाए। तो मूल अधिकार में उसको क्या लोकसभा से पास किया, राज्यसभा से पास किया और इस प्रकार का संशोधन कर दिया गया। तो संशोधन के माध्यम से उसको 3 जगह हमारे मुख्य रूप से जोड़ा गया, मूल अधिकार में भी जोड़ा गया, साथ में एक हमारी ड्यूटी के रूप में मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्य में जो हमारा 11वां, पहले हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य भी हमारे बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन उसमें जो 10 थे पहले, लेकिन बाद में 11वां 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं हम, कहाँ पर जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार जोड़ा गया हमारा 21वां संविधान, जो 21वां अनुच्छेद है हमारे संविधान में, जो अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद में, उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें एक अनुच्छेद है 21। अनुच्छेद 21 में एक सब क्लॉज जोड़ दिया गया, 21A, उसके अंतर्गत जोड़ दिया गया कि शिक्षा को हम मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो शिक्षा को 21A के अंतर्गत मूल अधिकार बना दिया गया कि अब हमारा ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। फिर उसके बाद में RT लाया गया। RT के बारे में समझते हैं क्या होता है, लेकिन 21A में जोड़ दिया गया कि हाँ अब हमारा शिक्षा मौलिक अधिकार है, इसको प्राप्त करना हमारा धर्म है, मतलब हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी मांग कर सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है कि हम इसको, ये हमारा हक है, तो उसी प्रकार से हम शिक्षा को शामिल कर लिया गया। और कहाँ पर शामिल किया गया, और नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में भी शामिल कर दिया गया कि जो 0 से जो कक्षा, मतलब जैसे कक्षा 1 में एडमिशन लेते हैं वो 6 साल की या 5-6 साल की होती हैं, तो 6 साल से 0 साल के बीच भी उनको इस शिक्षा प्रोवाइड होनी चाहिए, जिनके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था भी आप वर्तमान में देखते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र उसी के तहत तो खुले गए हैं। तो उसमें भी DPSP 45 में जोड़ा गया कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मतलब ECCL के बारे में उसमें जिक्र किया गया कि हाँ, नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ दिया गया कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि अगर जो देखो, अगर प्राथमिक शिक्षा है जो एक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को तो हमको कंपलसरी देना है, लेकिन साथ में DPSP में जोड़ा गया कि राज्य चाहे तो अगर जो 1 साल से पहले आंगनबाड़ी, मतलब जो बच्चे होते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ते हैं नर्सरी क्लास में, अगर उनको संचालित कर सकता है राज्य तो करे। इसके लिए नीति एक निर्देश दिए गए अनुच्छेद 45 के तहत। और साथ में हमारे मौलिक कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक 11वां एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, एक हमारी ड्यूटी जोड़ी दी गई कि माता पिता का यह कर्तव्य है, माता पिता शिक्षकों या समाज का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को कम से कम प्राथमिक की शिक्षा तो दिलवाएं। प्राथमिक की शिक्षा होती है कक्षा 1 से 8 तक की, मतलब 1 से 5 तक प्राइमरी और अपर प्राइमरी कह देते हैं 6 से 8 की, तो कम से कम प्राइमरी की शिक्षा हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएं। तो ये मुख्य रूप से प्रावधान किए गए किसमें, 86वें संशोधन के तहत। फिर क्या हुआ कि अब जब संशोधन हो गया, अब हो गया कि अब शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, तो अब इसके तहत सभी राज्यों को
शिक्षा देने के लिए एक अधिनियम तो चाहिए कि क्या प्रावधान होगा, कैसे हम शिक्षा को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो फिर उसके बाद एक अधिनियम लाया गया जिसको बोलते हैं RT 2009। बाद में एक अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत देखो, मौलिक अधिकार में जब तक संविधान में कोई चीज़ नहीं थी तब तक उस पर कानून किस बेस पर बनाते, किस आधार पर उस पर बनाया जाता है। इतनी व्यापक स्तर पर जैसे पहले भी चल रही थी जो योजनाएं चल रही थी, लेकिन इतनी व्यापक स्तर पर नहीं थी कि पूरे देश में एक साथ हो जाए। तो उसके लिए फिर पहले शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। जब मौलिक अधिकार हमारा बन गया तब उसके बाद उसको फिर RT का एक अधिनियम लाया गया। अधिनियम के माध्यम से पूरे देश में इसको संचालित किया गया। तो RT का एक अधिनियम लाया गया, उसमें पूरे व्यापक स्तर पर RT 2009 में करीब 38 कितनी, हम 1 मिनट बताते हैं, हाँ 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। तो 7 अध्याय, एक अनुसूची, पूरा एक बृहद रूप में पूरा एक संक्षिप्त कहें खाका तैयार किया गया। जैसे संविधान अपना बड़ा था तो उसके तहत एक अधिनियम बनाए जाते हैं कि छोटे छोटे के, जिसमें उसके बारे में पूरी जानकारी, शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर जानकारी होती है कि अगर कोई दिक्कत आती है, किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देनी है, क्या व्यवस्था रखनी है, कितना शिक्षक छात्र अनुपात रखना है, सबके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार का एक खाका तैयार किया गया। तो RT फिर उसके लिए राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी। फ्री मतलब मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब मुफ्त भी हमको देना है और अनिवार्य रूप से देना है कि सभी बच्चों को मिल सके, एक अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि नहीं, एक ऐसा नहीं, मैंडेटरी है, एक प्रकार से आपके लिए एक लाइबिलिटी कर दी गई है आपके ऊपर कि आपको करना ही करना है। तो हर राज्य करेगा और उसके ऊपर ये लाइबिलिटी है। तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, ये 2009 में अधिनियम आया था और इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। तो आपको डेट भी याद रखनी है कि 1 अप्रैल उसकी डेट है, 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। वहीं 86वां संविधान संशोधन की बात करें वो 2002 में आया था। और जो अधिनियम तो RT है ये 2009 में आ गया था और लागू की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसकी बात करें कि राज्यसभा से पास हुआ था, ये 20 जुलाई को राज्यसभा से पास हो गया था। इसको पहले एक बात और ध्यान रखनी है कि इसको पहले राज्यसभा में लाया गया था, ना कि लोकसभा में। आमतौर पर ज़्यादातर बिल लोकसभा में लाई जाती हैं, लेकिन इसको राज्यसभा में पहले लाया गया। तो 20 जुलाई को इसको राज्यसभा में लाया गया और 4 अगस्त को इसको लोकसभा में लाया गया। हम इसका स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर लगा देंगे और आपको दे देंगे। हमने अपने नोट्स में बेहद रूप से व्यापक जानकारी दी हुई है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हमने लिखा है, तो हम इसको प्रोवाइड करा देंगे। फिर भी आप थोड़ी समझ लीजिए कि इसमें किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया। उस समय जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं था, मतलब अभिन्न अंग राज्य तो था, मतलब पूर्ण रूप से नहीं था, आंशिक रूप से था। तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में इसको लागू कर दिया गया। अब इसके कुछ की पॉइंट हम समझ लेते हैं। देखो, देखा जाए तो वैसे भारत इसको लागू करने वाला 135वां राज्य था। और पहले राज्य की बात करें जिसने पहले देश की बात करें जिसने राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अपने देश में लागू की, उस देश का नाम था नॉर्वे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। 7 अध्याय हैं, 38 अनुच्छेद हैं और एक अनुसूची भी इसमें शामिल की गई है। और वहीं बात करें कि इसमें आपको वो भी ध्यान रखनी है कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कहाँ कहाँ संशोधन किया गया। एक तो मौलिक अधिकार में 21A जोड़ा गया और एक साथ में हमारे अनुच्छेद 45 में DPSP में जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य में 11वां जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ में, 51 आर्टिकल 51A में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब इसकी कुछ 1-2 चीज़ें और ध्यान रख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, हम कभी इसमें डिटेल में पूरी जो 38 अनुच्छेद हैं सभी से क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे। अभी कुछ मेजर की पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर कक्षा आपके विद्यालय में कक्षा 60 बच्चे हैं तो आपके पास कम से कम 2 टीचर होंगे, तो मतलब 30-1 का अनुपात चलता है। प्राइमरी की बात करें, अपर प्राइमरी में 35-1 का अनुपात चलता है और प्राइमरी में 30-1 का अनुपात चलता है। अगर आपके स्कूल में, विद्यालय में 120 छात्र हैं तब आपके पास कोई भी प्रधानाध्यापक का पद नहीं होगा, कोई भी ऐसा प्रधानाध्यापक आपके विद्यालय में नहीं होगा। फिर जब अगर आपके विद्यालय में 120 से 200 तक छात्र हो जाते हैं तब आपको एक अलग से प्रधानाध्यापक का एक टीचर मिलेगा। उसके पहले आप में से कोई जो जैसे टीचर होंगे, जैसे 4 टीचर हैं, 30-1 के अनुपात में 4 टीचर हो गए तो 4 में से एक को प्रभार सौंप दिया जाएगा। उसको प्रभारी शिक्षक बोलते हैं, प्रभारी शिक्षक। तो उसमें से प्रभारी शिक्षक बोल देते हैं। अगर 200+ छात्र आपके स्कूल में हैं फिर 40-1 का अनुपात आप चला सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपका 30-1 का अनुपात रहेगा। अपर प्राइमरी में तो आपको पता है 35-1 का अनुपात रहता है। और प्राइमरी की बात करें तो करीब 200 घंटे, 200 कार्य दिवस आपको विद्यालय में जाना होता है और 800 घंटे आपको पढ़ाना होता है। और अपर प्राइमरी की बात करें तो इसमें करीब 220 कार्य दिवस और करीब 1000 घंटे आपको पढ़ाना होता है। इस प्रकार के नियम रखे गए हैं। और कुछ शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए और भी कई नियम बनाए गए हैं। जैसे कुछ भाग इसमें कुछ भाग में राज्य सरकारें चाहें तो अपने हिसाब से संशोधन कर सकती हैं। और
अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मार्गदर्शी सिद्धांत लागू करेंगे। कुछ अपने निर्देश समय समय पर इसको लागू करते समय देती रहेंगी। एक बात इसमें धारा 27 में कही गई है कि शिक्षण कार्य के अलावा आपकी ड्यूटी, शिक्षक की ड्यूटी चुनाव में, जनगणना में, आपदा कार्य में लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और अन्य शैक्षिक कार्य में नहीं लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त और किसी कार्य में नहीं लगाई जाएगी। ये आपका मौलिक एक प्रकार से अधिकार है कि जो शिक्षकों की ड्यूटी कहीं भी लगा सकते हैं, तो आप इसके तहत आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। और धारा 28 में भी कहा गया है शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगाई गई है। तो इसके कुछ मेजर की पॉइंट हैं, उस पर हम बाद में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।